हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम 98। मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम 98। मैं हमेशा की तरह आज न्यू सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम आपको क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, जिसमें ये साइंस को कवर करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर था वो केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हमारा आज का जो न्यू चैप्टर हो, सेकंड चैप्टर होगा, उसको आज हम देखते हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आज के इस नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई होप जो हमारा लास्ट जो चैप्टर था आपको अच्छा लगा होगा। उसको लाइक कीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में हमारे जो चैनल का इंटरफेस आपको दिख रहा है ऐसा ही है, स्टडीग्राम 98, और इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे जो वहाँ पे सब इंग्लिश की वीडियो भी डाल रखी है और इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियो डाल रखी है। अभी मैंने ये क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसके ये साइंस के सेशन की शुरुआत की है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसको मैं 2 पार्ट में कंप्लीट किया हूँ। अब हमारा आज का जो नेक्स्ट जो अगला सेकंड चैप्टर है, इसको भी कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करें। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप पहले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। आज का हमारा जो दूसरा अध्याय है, इसमें आप लोगों को देखना है अम्ल के बारे में। अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले बात करते हैं कि अम्ल, क्षारक और लवण तीनों क्या है। अम्ल को तो आप लोग एसिड बोल सकते हैं, एसिड होता है अम्ल को। क्षारक को बेस बोलते हैं, और जो लवण है हमारा क्या होता है, साल्ट हो जाता है। चलिए, इसके बारे में और डिटेल से इसमें चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। चलिए, बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ इसके बारे में। इसकी भूमिका दी गई, इसमें क्या कर रहा है, जिसमें आप लोगों को कह रहा है कि ऐसे जनरली हम जानते हैं कि कोई चीज़ जो स्वाद में हमारा खट्टा है, भोजन में जो खट्टा, कड़वा, जो स्वाद में नमकीन, ये सी चीज़ें जो होती है ये हमारे स्वाद होते हैं। तो जनरली आप समझ लीजिए कि जो अम्ल होता है स्वाद में हमारा खट्टा होता है, और जो क्षार होता है, जो हमारा क्षारक होता है, जो हमारा क्या होता है, कड़वा होता है। लेकिन जो हमारा लवण होता है वो क्या होता है, नमकीन होता है, नमक जैसा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे हम यहाँ पे जैसे नींबू का पानी, सिरका, बेकिंग सोडा, ये सभी का जो विलयन है। कभी कभी ऐसा देखा है कि हमारे जैसे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आपके परिवार में कोई सतत अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो जाता है, तो आप कौन सा उपचार करते हैं। जैसे देखते हैं हमेशा हमारे पेट में गैस बन जाता है, तो हम क्या होता है, जनरली जो कॉमन जो मेडिसिन है, जो एसिलॉग यूज करते हैं। एसिलॉग मतलब क्या होता है, हमारे जो पेट की जो अम्लता है उसको बढ़ जाती है, तो उसको अम्लता को जो बढ़ गई है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या एसिड लॉग खाते हैं। एसिड लॉग हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है, जो हमारा क्या होता है, अम्ल और जो क्षारक का अभिक्रिया करके वो क्या उदासीन बना देता है। तो इस तरह से हमारा मेडिसिन भी काम करता है। तो इसके बारे में और सारे हम लोग दैनिक जीवन में जो होने वाली जो घटनाएं हैं, अम्ल, क्षार और लवण से जो हमारे क्रियाकलाप में जो जुड़ा हुआ है, उस चीज़ की हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। यहाँ पे अम्लों का जो स्वाद होता है क्या होता है, खट्टा होता है, तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो नीला लिटमस पत्र है, जो ब्लू है, ब्लू को क्या कर देते हैं, ये लाल कर देते हैं, रेड कर देते हैं। आपको याद रखना है, जो कौन सा, ये एसिड जो है ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि जब क्षारकों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। यहाँ पे एक बात आती है, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या एक ऐसा पत्र होता है ये, जिसमें क्या होता है, ये गुण होती है कि जब इसमें हम लोग अम्लीय विलयन में इसको मिलाएंगे, डालेंगे, तो हमारा क्या, इसका कलर क्या होता है, चेंज होता है। मतलब ब्लू रहेगा पहले से, और ये क्या होगा, चेंज होकर ये लाल हो जाएगा। जब ये लाल होने के बाद फिर अगर क्षारीय विलयन में जो क्षारक होगा उसमें हम डालेंगे, तो ये क्या होगा, हमारा फिर लाल से फिर हमारा क्या हो जाएगा, नीला या ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कोई विलयन हमारा अम्लीय है कि क्षारीय है। उसके एक सूचक के रूप में काम करता है, इंडिकेटर के रूप में काम करता है। जो लिटमस पत्र क्या है, अम्ल क्षार को इंडिकेट करने के लिए काम करता है। कह रहे हैं कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, जो प्राकृतिक सूचक होता है। इस प्रकार जैसे हल्दी हम जनरली जो हमारे किचन में यूज होता है, जो हल्दी भी क्या, वो भी हमारा क्या करता है, एक लिटमस तरह यूज करता है। जब भी आप देखते हो कि कभी हम हल्दी के जो पाउडर, जो उसका घोल होता है, उसमें अगर चूना आप डालेंगे, तो जैसे ही क्या होता है, उसका कलर येलो से रेड हो जाता है। या प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। कह रहा है कि हल्दी जो टर्मेरिक होता है, एक ऐसा सूचक है, वो भी क्या कर सकता है, जैसे जैसे उसमें क्षारीय पदार्थ, वो जिसमें येलो कलर होता है हल्दी का, जैसे उसमें चूना मिलाएंगे, चूना हमारा क्या होता है, चूना मिलाते हैं, वो क्या हमारा रेड हो जाता है। ठीक है, येलो से रेड चेंज हो जाता है। तो जैसे चूना हमारा क्या है, क्षारीय पदार्थ है, इसमें जैसे ही डालेंगे तो हमारा कलर चेंज, तो वो भी एक क्या है, लिटमस तरह यूज होता है, सूचक की तरह यूज होता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कभी आपने ऐसे ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर जो सब्जी के दाग लगे, वो जो क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, जब हमारा जो साबुन होता है वो भी क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है।
चलिए आप इस क्लास में बने रहिए, हम अंत में आपको बताएंगे कि खुद से आप अपने आसपास परिवेश की चीज़ों को यूज करके आप खुद लिटमस पत्र बना सकते हैं, और खुद आपको कुछ ऐसे विलयन का आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आप खुद जांच कर सकते हैं कि वो विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। मैं आपको लिटमस पत्र बनाने की, जो प्राकृतिक लिटमस पत्र है उसको बनाने की विधि बताऊंगा, खुद आप कोई भी बना सकते हैं, एकदम इतना आसान है चुटकी में। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको लिटमस पत्र बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का जो साबुन होता है वो हमारा क्या क्षारीय प्रकृति होता है। जब उसको धब्बे पे रंग, जब धब्बा पे उसको रगड़ते हैं, साबुन को धोते हैं तो भूरा या लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल में धोने के पश्चात वह फिर से क्या होता है, पीला कलर का होता है। अब कहा है कि अम्ल और क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे जो जो आर्टिफिशियल है, जो बनाया गया है, अभी तो हम लिटमस पत्र क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, लेकिन जो कुछ कुछ ऐसे सूचक है जिसको खुद हम लोग बनाए हैं, प्रकृति मनुष्य जो बनाया गया है, वो जैसे आप लोग बोलते हैं मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या है, संश्लेषित किया है, मतलब इसको बनाया गया है। उसका फिनाल्फ्थीन, फिनाल्फ्थेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो है का हमारा कौन सा संश्लेषित है, इसका भी हम लोग किस रूप में यूज कर सकते हैं, सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में। चलिए, तो इस अध्याय में हम लोग यही चीज जानेंगे कि कोई चीज अम्ल है, क्षार है, लवण है, कैसे है, और उसका हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से उसका उपयोग है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा जो चिकित्सा होता है, हमारे पेट में जो अम्लीयता बढ़ जाती है, गैस रहती है, गैस की जो कॉमन दवा जो एसिलॉक है, वो क्या करता है, जो हमारे पेट की जो अम्लीयता होता है उसको उसको कम करने के लिए हम क्षारीय पदार्थ देते हैं। जो हमारा एसिलॉक होता है क्षार प्रकृति का होता है, और दोनों जाकर हमारे पेट में अभिक्रिया करके जो गैस होता है उसको उदासीन बनाता है, न्यूट्रल करता है, जिससे हमारा क्या, जो पेट में जो अम्लीयता होती है वो खत्म हो जाती है, हमारे दर्द से जो आराम मिल जाता है। तो चलिए उस चीज़ को ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जो दैनिक जीवन में हमारा जो क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पे लिटमस पत्र के बारे में कुछ दिया है, उसको एक बार देख लेते हैं। लिटमस पत्र, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइटा समूह, वो थैलाफाइटा आप लोग पढ़ेंगे, जो पेड़ पौधों के जो समूह होते हैं उनका थैलाफाइटा का एक ग्रुप है, जिसमें लीचेन लीचेन एक नाम लीचेन नाम का एक पौधा से निकाला जाता है जो लिटमस पत्र। अभी आपको बताएं कि क्या जो लिटमस है, जो लिटमस पेपर है वो क्या है, प्राकृतिक सूचक है, इसको पेड़ पौधा से निकालता है। किस ग्रुप का, थैलाफाइटा समूह का जो पौधा है उसका नाम क्या है, लीचेन से, लीचेन का जो पौधा है उससे इसको निकाला जाता है, प्राकृतिक बनाया जाता है। पराई से सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। लिटमस खुद जो होता है, लिटमस का जो विलयन खुद न अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, और यह किस कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे लाल पत्ता गोभी, जैसे लाल पत्ता गोभी हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। कुछ ऐसे प्राकृतिक और भी सोच, जैसे लाल पत्ता को भी, हल्दी, हाइड्रोजन, जैसे हल्दी का हमने एग्जांपल दिया कि कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ चोट वोट लग जाता है, चोट लग जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, हल्दी को उसको पीस कर उसमें चूना डालकर हम लोग उसको थोड़ा गर्म करके लगाते हैं, तो देखते हैं कि जैसे उसमें चूना डालते हैं वो क्या होता है, उसका कलर रेड होता है। तो ये भी क्या है, अम्ल प्रकृति, चूना जो होता है क्षारीय होता है, इसलिए वो हमारा कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, या तो अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। चलिए, तो यहाँ तक इस तरह कोई डाउट नहीं, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको क्रियाकलाप दिया गया है जो हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना। कह रहा है कि अम्ल अम्ल क्षारक जो है उसके रासायनिक क्या गुणधर्म है, जो केमिकल जो उनका जो प्रॉपर्टीज है, क्या गुणधर्म है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप में कुछ केमिकल्स के नाम दिए गए, जैसे विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH COH2 होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, ये कैसे, कुछ आपको क्या करना है, सैंपल्स लेने हैं, आपको ये सारे सैंपल्स इकट्ठा करना है। इसमें से आप देख सकते हैं जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, माने ये समझ सकते हैं ये क्या एसिड हमारा अम्ल है, जितना हाइड्रोक्साइड है वो हमारा क्या है, क्षारीय ग्रुप। तो इस तरह से कुछ अम्ल और क्षार का आपको सैंपल इकट्ठा करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे करा है, और सबको क्या करा है कि आपको जांचना है। ठीक है, यहाँ पे करा है कि विलयन का नमूना लेना है, उसमें लाल लिटमस विलयन को डालना है, नीला को डालना है, फिनाल्फ्थीन है उसमें डालना है, मेथिल, ये सारे जो जितने सारे इंडिकेटर्स है, ये हमारा लिटमस पत्र जो ये चारों क्या है हमारे, और ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर है और हमारा सिंथेसिस है, मतलब हमको बनाया हुआ है। जैसे फिनाल्फ्थीन और मेथिल ऑरेंज ये हमारा क्या सिंथेसिस है, हम लोग इसको लेबोरेटरी में बनाए हुए हैं, ये भी हमारे क्या है इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं, और ये हमारा क्या है नेचुरल है। करें कि आपको इसको करने से क्या होता है, ये हमारे रंगों में ये
इन सभी को हम लोग जब इस विलयन में डालेंगे तो उनमें क्या होगा, रंगों में परिवर्तन होगा। तो ये रंगों का परिवर्तन हमें सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक है। जैसे किसी चीज़ को दूसरे विलयन में हम डालते हैं तो उनमें कलर में चेंज आता है, और कलर में चेंज हमको क्या बताता है कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। करेक्ट। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम से भिन्न होती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिसको हम लोग गंध के आधार पर भी उसको सूचित कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। चलिए आगे हम क्या देखते हैं, कुछ हमारा एग्जाम्पल दिया है जो हमको ज़्यादा देखना नहीं है, छोड़िए। चलिए नेक्स्ट हमारा जो कह रहा है कि यहाँ पे जो अगला हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या कवर करेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या कर रहा है कि अम्ल एवं अम्ल क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया कर सकते हैं। अभी तो हमने अम्ल और क्षार को देख लिया। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या कर रहा है कि अम्ल और क्षार जो है, जो धातु के साथ जो मेटल्स होते हैं उनके साथ वो कैसे अभिक्रिया करते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, उनके लिए कुछ क्रियाकलाप करना है। जिसमें आपको क्या करना है, एक प्रश्नाली लेना है जिसमें 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, और उसमें क्या है, थोड़ा सा दानेदार जिंक के टुकड़े भी लेने हैं। जिंक के टुकड़े को उस सतह पर आप क्या देखते हैं, उसमें डालने पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे आपको क्रियाकलाप दिखाया गया है, थोड़ा नीचे आइए। यहाँ पे देखना कि एक जो प्रश्नाली है उसमें ये सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके अंदर क्या है, ये जिंक के टुकड़े डाले गए हैं। उसके साथ आप देख रहे हैं कि क्या हाइड्रोजन गैस के इसमें बुलबुले निकल रहे हैं, और इस हाइड्रोजन गैस के जो नली से यहाँ निकलते हैं उसको पानी में एक लगाया गया, पानी से यहाँ क्या है, बुलबुले मिल रहे हैं। और जैसे ही यहाँ बुलबुले के साथ ये आग ले जाते हैं, मोमबत्ती ले जाते हैं, वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस आपको मालूम है कि जो क्या होता है, बहुत ही ज्वलनशील होता है। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो हमारे धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्या देते हैं। तो चलिए हम इस चीज़ को हम आगे देखते हैं क्या हमको मिल रहा है। चलिए, तो अभी आपने देखा जो प्रयोग किया है, क्योंकि अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है। अभी आपने क्या देखा कि जैसे ही HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम जिंक के साथ के Zn के साथ किए, उसके विलयन में डाले, तो हमारा क्या है, H2 गैस मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। इस तरह से आपका ये हमारा मेटल है। तो अभी आपने क्या देखा कि जैसे ही हम मेटल के साथ किसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, उसमें करते हैं, तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है और एक यौगिक बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है। जेड चलिए, तो इस अभिक्रिया का जैसे अम्ल प्लस धातु, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे अम्ल प्लस धातु जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जैसे ही एसिड के साथ इसमें लिखें, यहाँ पे आपने देखा है कि जो एसिड है, अम्ल है, एसिड के साथ जब मेटल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमको क्या देता है, साल्ट देता है और प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे क्या लिए थे, अम्ल के साथ ये HCl लिए थे, तो उसमें आपने देखा था कि HCl सल्फ्यूरिक अम्ल लिए थे, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अम्ल के धातु से अभिक्रिया कराया तो हमको क्या मिला, लवण मिला और हाइड्रोजन गैस मिला। इतना आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा और H2O गैस बाहर निकलेगा। नेक्स्ट आगे एक और जो ये क्रियाकलाप करने को बोल रहा है, जैसे एक प्रश्नाली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड रखिए। अभी तो हम लोग वहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल रखे थे जो हमारा अम्ल के साथ। आप क्या करा है कि वही जिंक का टुकड़ा लेना है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लेना है, उसको मिला देना है और उसको क्या करना है, गर्म करना है। तत्पश्चात आप क्या देखेंगे, उस चीज़ को आप देखें। तो यहाँ पर देखना है कि NaOH जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और वो जिंक के साथ अभिक्रिया कराते क्या बनाए, Na2ZnO2, ये क्या है, सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर भी यहाँ पे क्या निकला हुआ, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। जैसे यहाँ भी देखें कि इस कंडीशन में भी क्या किया था, हमारा जो जिंक है हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, जैसे क्षारीय पदार्थ हो गया, वहाँ पे भी क्या करिए, हमारा सोडियम जिंकेट बनाया और प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। अब कह रहा है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अभी तो हमने मेटल को देखा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा कि जो धातु के जो कार्बोनेट है और धातु के जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो हमारे अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इस चीज़ को देखना है। तो इसके लिए भी हमको एक क्रियाकलाप एक देखना पड़ेगा। इसमें क्या कर रहा है, पहला जो क्रियाकलाप है क्या कर रहा है कि आपको 2 प्रश्नाली लेना है, A और B करके लेना है प्रश्नाली, और दोनों में अलग अलग, जैसे एक में सोडियम कार्बोनेट डालना है, यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट डाला है, और दूसरा जो प्रश्नाली है उसमें आपको डालना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। और दोनों में क्या करना है कि तनु HCl मिलाना है, आपको अम्ल मिलाना है दोनों में, और दोनों में जो उसमें से जो गैस निकलती है उसको क्या करना है, चूने के पानी में उसको प्रवाहित करना है। यहाँ पे चूने के पानी का जो
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, इसमें से जो गैस निकला उसको उसमें प्रवाहित करना है। यहाँ पे लिक्विड जलिए HCl में आपको सोडियम कार्बोनेट मिला दिया और इससे जो भी गैस निकला उसको क्या करना है, जो चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको क्या करना है, उसमें प्रवाहित करना है। और प्रवाहित होने के बाद आप क्या देखेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया, इक्वेशन में क्या रहेगा कि Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट में क्या क्या HCl डाला गया है, HCl में डाला गया सोडियम कार्बोनेट और अभिक्रिया करके क्या बनाया NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बनाया और प्लस H2O जल दिया और प्लस CO2 दिया। यहाँ पे पहला कंडीशन में क्या दिया है कि आपको NaCl मतलब आपको साल्ट दिया है, ये हमारा क्या है साल्ट है। उसके बाद H2O दिया है, H2O मतलब हमारा वाटर दिया है। उसके बाद हमारा CO2 गैस दिया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब भी हम कार्बोनेट को किसी अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमको क्या क्या मिल रहा है, साल्ट मिल रहा है, जलवाष्प मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं कि सोडियम ये उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ भी क्या मिला हमको, यहाँ भी आपको साल्ट मिला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे वाटर मिला हुआ है और यहाँ भी CO2 गैस मिला है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जब भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी कार्बोनेट में जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं किसी कार्बोनेट को, धातु के कार्बोनेट को, यहाँ आप लिख सकते हैं धातु कार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, लवण मिल रहा है अब प्लस जल मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस चीज़ में एक और चीज़ एक देख सकते हैं, यहाँ पे धातु कार्बन के साथ धातु के हाइड्रोजन कार्बन का भी सेम प्रोसेस होता है। जब धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी अभिक्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या मिलता है आपको, सेम चीज़ मिलता है, आपको लवण मिलता है और प्लस जल मिलता है और उसके साथ क्या हमारा CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया गया दो इक्वेशन में। इस क्रियाकलाप में आपको यही बताया जा रहा है कि जब धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देंगे, लवण देंगे, आपको यहाँ पे साल्ट देंगे, वाटर देंगे और CO2 गैस देंगे। ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी जो हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको समझाया गया करा है कि उत्पादित कार्बन से, अभी जो उस क्रियाकलाप से आपने देखा है कि CO2 गैस आपको निकल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको करा है कि उत्पादित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है, जो CO2 गैस वहाँ से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, यहाँ पे CO2 को जो हम क्या करते हैं चूने के पानी से अभिक्रिया कराते हैं, CO2 गैस वहाँ पे निकला था, उसको चूने के पानी से अभिक्रिया कराते हैं, हमको क्या मिलता है कैल्शियम का कार्बोनेट श्वेत अवक्षेप और प्लस फिर यहाँ से हमारा जल बाहर निकलता है, श्वेत अवक्षेप माने कैल्शियम, यहाँ से कार्बोनेट मिलता है। नेक्स्ट है कि अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रियाएं होती है। और जब कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट को ज़्यादा से जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा मात्रा में हम प्रवाहित करेंगे, जल के साथ है कैल्शियम कार्बोनेट और उसका ज़्यादा मात्रा में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो उस समय में क्या मिल रहा है हमारे कैल्शियम के हाइड्रोकार्बोनेट मिलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेंगे, जो क्या होगा जल में विलयशील होगा, जल में क्या होगा विलयशील होगा। और यहाँ पे इस कंडीशन में जो थोड़ा सा जब आप प्रवाहित करेंगे CO2 गैस तो वहाँ पे क्या होगा श्वेत अवक्षेप होगा, जो मतलब अवक्षेप के रूप में बन जाएगा। उसी तरह का रहा है कि चूना पत्थर लाइमस्टोन जो होता है, खड़िया जो हमारा चौक होता है, संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध क्या, ये सभी क्या है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के, जैसे आप क्या है चूना पत्थर, उसके बाद हमारा खड़िया जो हम लोग चौक वगैरह यूज करते हैं, खड़िया, उसके साथ संगमरमर, ये सभी क्या है कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना उसी का ये सभी रूप है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारा क्या करा है, अगला जो हमारा टॉपिक क्या करा है। चलिए इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं, करा है कि सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। अभी हमने ये चीज़ देखा था कि कार्बोनेट को जैसे कार्बोनेट किसी धातु का कार्बोनेट, जैसे हाइड्रोजन का ये कैल्शियम कार्बोनेट था या कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट था, मतलब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमको उसका लवण देंगे या प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और जल मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे आपको लिखा गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल जैसे अभिक्रिया करेंगे तो हमको लवण देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और जल देंगे। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, करा है कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। आप देखिए अम्ल, अभी तो हम धातु के साथ अम्ल और क्षारकों की अभिक्रिया कराते हैं, अब हमको खुद
अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या देते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। जैसे करा है प्रश्नावली में आपको 2 ml NaOH का घोल लेना है जिसमें 2 बूंद क्या फेनोल्फिन डालना है। विलयन का रंग क्या है, इस चीज़ पर गौर करना है आपको। एक एक बूंद करके HCl उसमें डालना है, फिर उसमें देखना है अभिक्रिया के रंग में कोई परिवर्तन आया कि नहीं, ये चीज़ देखना है आपको, क्रियाकलाप करके खुद देखना है। चलिए तो इसको हम आगे देखते हैं कि क्या समझाना चाह रहा है। करें कि उपयुक्त क्रियाकलाप में हमने देखा, हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपी प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। करें कि अम्ल द्वारा क्या होता है, क्षारक का जो प्रक्षेपित प्रभाव है तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त होता है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं NaOH, Na जो हाइड्रोक्साइड जो हमारा क्षारीय है उसमें HCl जो अम्लीय है, उनको जैसे डालते हैं तो हमें क्या, ये लवण बना देता है प्लस जल बना देता है। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपने प्रभाव को खत्म करते हैं। क्योंकि जैसे मालूम है कि जैसे यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे जैसे भी हमारे जैसे यहाँ पे क्षार मिलाएंगे, यहाँ पे कोई क्षारक ले रहे हैं और क्षारक की अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, यहाँ पर लवण बना देता है और प्लस जल। तो देख रहे हैं कि जब भी ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक दूसरे के जो प्रभाव है उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। जो लवण बनेगा ना इसमें क्षारक का गुण रहेगा ना अम्ल का गुण है, ये अलग ही सवाल। ये तो हमारा क्या होता है, कड़वा होता है, ये हमारा ये खट्टा होता है, और ये हमारा क्या नमकीन होता है और हमको जल देता है। तो इस चीज़ को अभी समझाना यही चाह रहा है कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि अम्ल और क्षारक को एक साथ अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि अम्ल और क्षारक को परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, आपको लवण मिलेगा और प्लस जल मिलेगा। चलिए उस चीज़ को आगे बता रहा है। कह रहा है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लवण और जल मिलते हैं। लवण क्या, हमारा साल्ट मिलता है, और तथा इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब न्यूट्रल रिएक्शन कह सकते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। इस चीज़ को आपको यहाँ पे देखना, क्षारक प्लस अम्ल को अभिक्रिया करने पर क्या मिलेगा, लवण और जल। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब देखिए अभी हम इसके पहले धात्विक के जो कार्बोनेट थे और हाइड्रोजन कार्बोनेट थे उस सबको अभिक्रिया कराएंगे, कराए थे अम्ल के साथ। अब हमको अम्ल के साथ धातु के जो ऑक्साइड है, कार्बोनेट की अभिक्रिया करा चुके हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करा चुके हैं अम्ल के साथ। अब हमको अम्ल के साथ क्या कराना है, जो मेटल के ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, उनको अभिक्रिया कराना। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आपको, चलिए यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। कह रहा है कि जब अभिक्रिया करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाता है, नीला से नीला हरित हो जाता है, एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को अम्ल से अभिक्रिया करा है तो उसमें क्या देखना है कि विलयन का जो रंग नीला हरित हो गया और कॉपर का ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए इतना समझिए कि धातु के जो ऑक्साइड है जैसे ही अम्ल में डालेंगे तो हमारा क्या, लवण और जल देगा। देखिए ऑक्साइड भी वही करे, धातु के ऑक्साइड प्लस जो काम अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके जो चीज़ करते थे वही सेम यहाँ पे भी हो रहा है। क्योंकि धातु के ऑक्साइड जो है, यहाँ पे धातु के ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल देंगे। चलिए कह रहा है कि अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण को संतुलित कीजिए। क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। जो क्षारक और अम्ल अभिक्रिया जो होती थी आपस में हुई थी उसमें भी आपको लवण और जल मिला था, उसी तरह धात्विक ऑक्साइड भी अम्ल से अभिक्रिया करके आपको लवण और जल देगा। देखिए यहाँ पे आपको अभिक्रिया ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे जो पहला चैप्टर है कि ये रासायनिक ये अभिक्रिया एवं समीकरण को, उस चैप्टर को पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आप हमारे प्ले लिस्ट में वहाँ पे डाला हुआ है, आप जाकर वीडियो 2 पार्ट में है, आप दोनों पार्ट को अच्छे से देखिए, उसके बाद से सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे आता है धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इतना आपको 2 चीज़ याद रखना है कि धातु का कोई भी ऑक्साइड, कोई भी धातु का उसका ऑक्साइड होगा तो क्या होगा, उसको जैसे अम्ल में अभिक्रिया करेंगे तो हमको लवण और देगा, चलेगा, और जो धातु होगा उसका लवण देगा। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, अब देखिए क्षारक के साथ, अभी तो अम्ल के साथ करा लिए, अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, क्षारक धातु के साथ ये अम्ल के साथ धातु का ऑक्साइड और क्षारक के साथ अधातु का जो नॉन मेटल है उसको यहाँ पे कराना है अभिक्रिया। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रियाकलाप करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी के बीच अभिक्रिया को आपने देखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, एक क्षारक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या एक तरह का क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। चूंकि यह एक क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो अधात्विक ऑक्साइड है क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वह भी क्या मिलेगा, आपको लवण और जल ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ है कि क्षारक के साथ
यहाँ पे अधात्विक अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड को क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वहाँ भी क्या होगा, लवण मिलेगा और प्लस जल मिलेगा, सेम आपको यही चीज़। और देखिए ये चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, अम्ल को धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएगा और क्षारक को अधात्विक ऑक्साइड के साथ, तो सेम कंडीशन में दोनों चीज़ में वही मिला। चलिए आगे आपको कुछ यहाँ पे प्रश्न दिया गया, आप प्रश्न को नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको पूरा चैप्टर पढ़ने उससे आपको खुद क्वेश्चन करके उसको लिखना है। चलिए जैसे आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको दही खट्टा होता है, ये खट्टे पदार्थ जो अम्ल होते हैं, और पीतल से क्या है, धात्विक है, धात्विक के ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करके और टॉक्सिन या कोई विषैला पदार्थ बना सकते हैं, इसलिए हम उसमें नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आपको दही और खट्टा पदार्थ अम्लीय है और धातु है, धातु के जो ऑक्साइड हैं उसके साथ अभिक्रिया करके क्या होगा, लवण नमकीन बना देंगे या कुछ जल बना देंगे, चीज़ें हमारी क्या होती है, खराब हो जाती है, इसलिए हमको नहीं रखना है। उसी तरह धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, अभी आपको बताया ये H2 गैस निकलती है। इस तरह से ये सब इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कह रहा है कि क्या सभी अम्ल और क्षारकों में क्या समानता है, कह रहा है कि अम्ल और क्षारक में समानता क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। चलिए चलिए तो इसमें आपको क्रियाकलाप में क्या कर रहा है कि आपको सभी देखना है कि धातु के साथ जब अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल क्या हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। तो क्या सभी अम्ल हाइड्रोजन, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, इस चीज़ हमको पता चल जाए, तो इसके लिए हमको यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप करना है, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप करने के बाद हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखना है कि अम्ल में धन आयन होते हैं, H+ धन हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे तथा ऋण आयन जैसे HCl में क्लोरीन माइनस, HNO3 में NO3 माइनस, CH3COH में हमारा CH3COH माइनस, H2SO4 में H2SO4 2 माइनस। चूंकि अम्ल में उपस्थित धन आयन है, देखिए जो भी जितने सारे अम्ल होते हैं उसमें क्या होते हैं, धन आयन होते हैं, धन आयन हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। इसमें ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तथा इसी कारण उनका गुण धर्म क्या होता है, अम्लीय होता है। चलिए अम्लीय कोई चीज़ अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या वो चीज़ है हमारा विलयन में जो क्या होते हैं, हमारा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और जो चीज़ जितना ज़्यादा जो हमारा विलयन होगा, जितना ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि क्षारकों में उपस्थित इन क्रियाकलाप को करके आपको निष्कर्ष निकालना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या करना है, बस इतना आपको याद रखना है कि जितने सारे जो अम्लीय पदार्थ हो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, इसको H+ से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है, जैसे जलीय किस चीज़ का जलीय विलयन, उसमें अम्ल और क्षारक का क्या होता है। तो चलिए यहाँ इसके लिए आपको फिर यहाँ पे ये क्रियाकलाप, चलिए तो इस क्रियाकलाप को हम लोग देखते हैं। जैसे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है उसमें अभी देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आप स्वच्छ और शुष्क प्रश्नावली में 1 ग्राम ठोस NaCl लेना है, जैसे चित्र के अनुसार दिखाया गया, चित्र में आप देख सकते हैं क्या क्या कैसे चीज़ लिया हुआ, ठीक है। प्रश्नावली में कुछ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है, उसके बाद आपको देखना है कि प्रश्नावली से किसी तरह का कोई गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है। कह रहे हैं कि उत्सर्जित जो गैस है सूखे और न लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए, और जो गैस निकले उसको क्या सूखा जो लिटमस पत्र उससे आपको जांच करना है, कि जैसे लिटमस पत्र का जैसे कलर चेंज होगा उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी अम्लीय है कि क्षारीय है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, कह रहा है कि किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन हुआ। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न अम्लीय गुणों के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, शुष्क HCl गैस और HCl विलयन, ठीक है। तो ये आपको प्रयोग करने के बाद पता चलेगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या करा है कि इस प्रयोग से हमको क्या पता चल रहा है, कि इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल में उपस्थित HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में हाइड्रोजन प्लस आयन पृथक नहीं हो सकते। कह रहा है कि जब जल रहेगा, जल में मिला रहेगा तभी क्या होगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा। कल की जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जल रहेगा तब, ठीक है। जल की अनुपस्थिति में, जल जब नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे जल रहेगा तभी ये हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, अगर जल नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेगा। यहाँ पे देखते हैं HCl + H2O, तब यहाँ पे क्या होता है H3O, यहाँ पे क्लोरीन क्या ऋण आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जल की उपस्थिति में ही क्या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+AQ या हाइड्रोनियम आयन H3OH+ से दर्शाया जाता है। तरह की हाइड्रोजन जो आयन है अकेले नहीं रह सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन सदैव यहाँ पे देख रहा है कि जल का जो अणु है उसके साथ मिलकर ये रह सकता है, तो इसका इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3OH। आपको याद रखना है H+ H2O क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O+।
हाइड्रोजन आयन क्या है, यहाँ पे जल के साथ मिलकर हमारा हाइड्रोनियम आयन बना सकता है, क्योंकि ये अकेले नहीं रह सकता है। हमने एक चीज़ क्या देखा कि अम्ल जल में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन या H प्लस हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए उसमें आगे क्या दे रहा है यहाँ पे आपको, अब देख सकते हैं जैसे NaOH हमारा क्या है, क्षारक है। जैसे जल में हमको इसको जैसे मिलाते हैं हमारा क्या है, सोडियम सोडियम Na प्लस और OH माइनस, यहाँ पे देख रहे हैं कि वो हमारा OH माइनस हमारा आयन आ गया। नेक्स्ट हमारे देखें ये धातु के हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे इसको जल के साथ मिलाएंगे तो के प्लस हमारा धन आयन अलग निकल गया और OH माइनस अलग हो गया। उसी तरह आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो उसको जल में मिलाया तो Mg+2 और 2OH हमारा क्या अलग है। तो इसमें देख रहे हैं कि क्षारक जो है जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करें, जितने क्षारक हैं यहाँ पे जैसे जल में मिलाएंगे ये सभी तो क्षारक है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड है, क्षारक है, और जैसे इसको जल में मिलाया जाता है तो ये क्या कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस, OH माइनस। ठीक है, और इस जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। अब जो देखिए यहाँ पे आप समझना है क्षारक और क्षार, कह रहे कि जो जल में घुलनशील होगा, जल में घुलनशील उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे। वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील है उसको क्या बोलेंगे, क्षार। यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल जा रहा है, तभी तो ये आयन हमारा अलग हो रहा है। ठीक है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड वो भी जल में घुल जा रहा है, जल से अभिक्रिया करा के यहाँ पे पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अलग निकल जाए। तो कह रहा है कि क्षारक जल में क्या कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस, OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इस तरह से जल में जो घुलनशील क्षार होगा वही उसी क्षारक जो होगा उसी को हम लोग क्षार कहते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आपको याद रखना। चलिए यहाँ पे बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी जो क्षारक होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और इसका मतलब कि क्या होता है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, साबुन की तरह जैसे हाथ फिसलता है, चिकना होता है, और स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ये प्राकृतिक संक्षारक होते हैं, कभी भी इसे छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। क्षारक को क्या है, हानिकारक होते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और भी आगे टॉपिक क्या कर रहा है कि अब तक हम क्या जान चुके हैं कि सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, सभी क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, सभी अम्ल क्या देते हैं, अम्ल देते हैं हमको हाइड्रोजन आयन, और क्षारक क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपको याद रखना है, माइनस निगेटिव आयन। अतः हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया को निम्नलिखित सूत्र लिख सकते हैं कि अम्ल प्लस क्षारक बराबर लवण प्लस जल। यहाँ देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन के साथ जो कोई मेटल रहेगा उसका ऑक्साइड के साथ यहाँ पे मेटल रहेगा, इसका क्या MX बना देगा, मतलब कि जो भी अम्ल होगा क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देगा। इस चीज़ को आपको इतना समझना है। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है, आगे फिर हमारा एक और चीज़ क्या है, ये क्रियाकलाप दिया है उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या कर रहा है कि जल में यहाँ पे कर रहा है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का निकलना। कह रहा है कि जब भी अम्ल या क्षारक जल में घुलेगा तो क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए ये ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है, जैसे आप पिछला जो चैप्टर पढ़े हैं आप रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, तो उस चैप्टर में जाके आप पढ़ सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी वीडियो प्ले लिस्ट में डाल रखी है, तो आप जाइए वहाँ पे पढ़िए। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधान रखना चाहिए, क्योंकि अम्ल सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। कह रहा है कि जब भी हमको अम्ल के साथ अभिक्रिया किस चीज़ को कराना है, जल में मिलाना है, तो एक ही बार किसी अम्ल को तेजी से एक बार नहीं डाल देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डालकर उसको मिलाते रहना चाहिए। तो एक ही बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, ये सब चीज़ होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा वो खतरनाक होता है। वहीं कह रहा है कि उसके डालने की क्या है कि अत्यंत सावधानी से रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फालित होना चाहिए, और जैसे ही मिलाएंगे ये हमारा क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और जैसे ही मिलाएंगे तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा, जिससे जो पूरा हमारा जो विलयन है उसमें छलक सकता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए थोड़ा सावधानी से अभिक्रिया करना चाहिए। कोई भी जो हमारा क्रियाकलाप है साइंस को बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानने के बाद ही करना चाहिए। करें कि जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फालित होता है, मतलब छलक जाएगा, होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के केन डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी चिन्ह पर ध्यान दीजिए। करें कि जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो बोतल होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल का जो डिब्बा होता है उस पर आपको चेतावनी लिखा होता है, जैसे आपको ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा ही रहता है कि सांद्र अम्ल और क्षारक वाले बर्तनों पर लगे आपको चेतावनी का जैसा साइन होता है, माना इसमें क्या है कि अम्ल जो क्या आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इससे सावधानीपूर्वक इसका उपयोग करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या करा है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता
में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। कह रहे कि जैसे ही जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं, जैसे कोई चीज़ अम्ल थोड़ा सा कड़वा ज़्यादा है, उसमें जैसे ही पानी मिलाएंगे तो उसकी जो सांद्रता क्या होती है, कम हो जाती है। सांद्रता जैसे कम होती है, उसकी प्रति इकाई आयतन में क्या होती है, कमी होती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण मतलब चीज़ें क्या होती है, कहते हैं पतला हो जाए। जैसे अभी आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिला है और 1 लीटर पानी में 500 ग्राम चीनी मिला है, तो क्या होता है हमारा जो किसका तनु तनु मतलब समझते हैं पतला हो जाना, मतलब उसकी मात्रा कम हो जाना। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, तनुकरण। और अम्ल या क्षारक तनुकीरित होते हैं। चलिए आगे आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसको आपको अभी पढ़ें, उसके आधार पर आप इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों को विलयन में अम्लता और अभिलक्षण को नहीं प्रदर्शित कर सकते। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अम्लीय HCl हमारा अम्ल है, जल के साथ कैसे अभिक्रिया की, ये सब चीज़ आप देख चुके हैं, तो उसके आधार पर आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए, ऐसा कुछ होगा तो हम आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं अगले वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा। तो अभी करेंगे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर है, कल हम लोग यहाँ से शुरू करें, यहाँ तक आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारे आपको क्लास ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हमारे प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियो डाल रखी है, उसको भी जाकर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।